इसको धक्का कैसे मार रहे हो? माइक दो अभी क्या अभी माइक अरे आप देखिए अरे देखिए आप ये तरीका नहीं होता है। हम हिंदू हैं, हम श्री राम को मानते हैं। श्री राम के नाम को लेकर अगर इस तरीके से कोई महिला के साथ में बदतमीजी करेगा तो बिल्कुल ये सहा नहीं जाएगा। ये हुआ क्या? इशू क्या है? लड़कियों को छेड़ना नाक से 11,500 रुपए थे मेरे साथ चल 5,000 ले। भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता किस तरीके से जय श्री राम और भगवा की आड़ में महिलाओं से बदतमीजी करते हैं, किस तरीके से भगवा पहन लेने से, भगवा चोगा ओढ़ लेने से किस तरीके से उनको ये लगता है कि उनको लाइसेंस मिल गया है किसी को कुछ भी करने का, महिलाओं से अभद्रता करने का, बदतमीजी करने का, सिर्फ इस बिना पर कि शायद सामने वाला मुसलमान होगा, इसीलिए उसने ये कह दिया कि भाई साहब जरा सा म्यूजिक स्लो कर लीजिए, मैं रिपोर्ट करने आई हूं। मामला विरार का है, मुंबई का है, और एक महिला रिपोर्टर उस कवरेज के लिए गई थी, कार्यक्रम की कवरेज के लिए गई थी, और भयंकर तरीके से लाउड स्पीकर बज रहे थे। उसने सिर्फ ये कहा था कि थोड़ा सा लाउड स्पीकर डाउन कर दीजिए, मैं अपनी रिपोर्ट कर लूं, चली जाऊं, और उसके बाद आप शुरू कर दीजिएगा। लेकिन इन जाहिलों ने, गुंडों ने जय श्री राम बोल करके उसका माइक छीना, फिर उसके बाद उससे बदतमीजी की, अभद्रता की, घटिया हरकत करते हुए इन जाहिलों ने यह बता दिया कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो नारा बेटी बचाओ का है, वो नारा भाजपा के ही ऐसे गुंडों से बचाने के लिए दिया गया है। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप ये रिपोर्ट देख लीजिए जरा, और रिपोर्ट देख करके सच बता रहा हूं बहुत गुस्सा आएगा। रिपोर्ट देखिए जरा, देख रहे हैं ये वीडियो किस तरीके से जय श्री राम कर रहे हैं। उस लड़की ने ये कहा और उसका माइक देखिए कैसे छीना गया है। देखिए उसका माइक छीन लिया और वो माइक मांग रही है, सुनिए, देखिए। और ये देखिए, ये भगवा पहने हुए उसका माइक अपने हाथ में लिए हुए है, और देख लीजिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी की रिपोर्टर का माइक कोई छीन ले उसके हाथ से। एक जर्नलिस्ट ही ये बात समझ सकता है कि अगर उसके हाथ से कोई व्यक्ति माइक छीन लेता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। और उसका माइक इन गुंडों ने छीन लिया, और ये वो गुंडे हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम को बदनाम करते हैं, बर्बाद करते हैं। देखिए देखिए देखिए, अभी भी वो माइक लेकर के खड़ा हुआ है। देखिए ये तरीका नहीं होता है। और देखिए यहाँ जय श्री राम के नारे अभी लगाने लगे। देखिए उसकी आवाज ना सुनी जाए इसलिए जय श्री राम के नारे लगाने लगे। ये देख लीजिए, इन गुंडों को लाइसेंस मिला हुआ है, इन गुंडों को लाइसेंस मिला हुआ है कि जय श्री राम बोल करके किसी पर भी अंदाजा लगा करके कि ये सामने वाला मुसलमान है, बस इसको जो है अब निशाने पर ले लेना है। लेकिन इन जाहिलों की जाहिलियत तब खुल गई जब यह पता चला कि ये लड़की दरअसल मुसलमान नहीं है, हिंदू है, और इसने इनके हिंदुत्व की, ये जो फर्जी हिंदुत्ववादी बने हुए घूम रहे हैं, इनकी पोल खोल दी सबके सामने। उसका भी वीडियो सामने आया है। मैं चाहता हूं कि इस लड़की ने जो FIR दर्ज कराई है इन गुंडों पर, वो FIR दर्ज कराने के बाद क्या कुछ कह रही है वो आपको सुनना चाहिए। एक एक शब्द सुनिएगा और ध्यान रखिएगा कि क्या कुछ कहा गया। सुनिए जरा। मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप उस आवाज को थोड़ा सा कम कर लीजिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए। मैं मेरा काम करके निकल जाती हूँ, उसके बाद आप लोग वो प्ले करिए। फिर उसके बाद वहां पर जो लोग उपस्थित थे सभी ने भगवा चादर डाला हुआ था, गले में अपने गमछा, और डाल। एक मिनट, ये लड़की हिंदू है, ये भूलना मत, ये लड़की भी हिंदू है। नहीं वो तो मैं बराबर, मैं अभी एक्सप्लेन वो उसको करूंगी कि राम के अंदर का अलग लेवल पे लेके मैं बिल्कुल जाने ही नहीं दूंगी अलग लेवल पर, क्योंकि धर्म के ठेकेदार बन के काम नहीं चलने वाला है। जो भगवा सॉल पहना था ये मैं जानबूझकर बोल रही हूँ, क्योंकि भगवाधारी जो है वो धर्म के ठेकेदार मत बने। हम हिंदू हैं, हम श्री राम को मानते हैं। श्री राम के नाम को लेकर अगर इस तरीके से कोई महिला के साथ में बदतमीजी करेगा तो बिल्कुल ये सहा नहीं जाएगा।
तो इस तरीके से दोस्तों इन गुंडों ने उस लड़की से उसका काम करने, एक महिला पत्रकार से उसका काम करने के लिए रोका और उसके बाद उसने एफआईआर दर्ज कराई, ऐसा कहा जा रहा है। और इनकी ऐसी पोल खोली, ऐसी इनको इनकी औकात दिखाई कि अब सारे के सारे सन्नाटा साधे हुए बैठे हुए हैं। लेकिन मजाल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई तगड़ा एक्शन तक हो जाए। देखना 4 दिन बाद फिर वैसे खुले घूमेंगे ये सब, छुट्टा एकदम। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, उत्तराखंड से आई है। उत्तराखंड का एक देहरादून में एक अस्पताल है, सीजीआई हॉस्पिटल, और इस हॉस्पिटल में एक लड़का लड़कियों से नंबर मांगता है और उनका रेट पूछता है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। यह कर रहा था, तभी एक महिला आई और उसने ऐसा उसके गाल पर अपना सिग्नेचर छापा कि अब यह नफरती पूरा जीवन, पूरी उम्र याद रखेगा कि उसने कभी इस तरीके की गलती, इस तरीके की हरकत की थी। देख लीजिए ये वीडियो। ये नंबर मांग रहे थे, लड़कियों को छेड़ना नाक से, कह रहा 5,000 रुपए दे, मेरे साथ चल, 5,000 ले, 10,000 ले। नहीं तो इसको पुलिस में दोनों पे जैसे। तो दोस्तों किस तरीके से इस महिला ने इसको सबक सिखा दिया। उधर दोस्तों मेरठ में एक और मामला सामने आया। मेरठ में एक कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं के लिए बुर्का जो है बैन कर दिया गया है। उसका एक बवाल फिर से शुरू हो गया बुर्के को लेकर के। छात्रा को कॉलेज में बुर्का पहन करके जाने के लिए बैन कर दिया गया और उसके बाद मामला आगे बढ़ा। क्या मामला आगे बढ़ा, क्या उस छात्रा ने आरोप लगाए हैं, यह आप खुद सुनिए और उसके बाद किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के तमाम सारे मुसलमानों में आक्रोश है, गुस्सा है, वो भी आपको बताऊंगा। पहले ये वीडियो देखिए। ये हम यहाँ पे एग्जीबिशन लगाने आए थे ज्वेलरी का, हमने अपना नाम लिखवा दिया था। तो फिर वो कहने लगी कि चेंजिंग रूम में जाके बुर्का उतारिए, नॉर्मल कपड़ों में आप अंदर एंट्री ले सकती हैं, वरना एंट्री नहीं है। कौन कह रहा है? ये वो मैम जो बैठी हुई हैं गेट पर। कहाँ का मामला है ये है इस्माइल कॉलेज का। तो आपको भी मना करा, औरों को भी मना करा? औरों को भी, उन सब ने तो उतार दिया, लेकिन हम नहीं उतार सकते हैं। अब इसी वीडियो को लेकर के, इसी खबर को लेकर के अशरफ हुसैन लिखते हैं कि मेरठ के एक कॉलेज में मुस्लिम छात्रा के बुर्का पहनकर एंट्री पर विवाद हो गया। यहां के इस्माइल गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 2 मुस्लिम युवतियों को बुर्का न उतारने पर एंट्री नहीं मिली। कॉलेज प्रोफेसर ने कहा सुरक्षा नियम है। मुस्लिम युवतियों ने कहा धार्मिक आजादी पर रोक है। सद्भावना मेले में ज्वेलरी एग्जीबिशन में भाग लेने ये युवतियां पहुंची थी, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों उधर क्या कुछ चल रहा है उत्तराखंड में और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके विधायकों की पोल खुल रही है, ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उत्तराखंड के एक विधायक हैं भरत चौधरी, रुद्रप्रयाग से ये भाजपा के विधायक हैं। ये वही विधायक हैं, वही भाजपाई हैं जो अपने आप को संस्कारवादी पार्टी के संस्कारवान नेता मानते हैं और जब चुनाव बीत जाते हैं तो कैसे अपने वोटर्स को, महिलाओं को, लोगों को गरियाते हैं, धमकाते हैं। उसका एक वीडियो सामने आया है, वो वीडियो पहले आप देखिए और उसके बाद इस मामले को लेकर के लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाऊंगा। पहले ये देखिए। कोई बात नहीं, यही उम्मीद ना दूसरी बार प्रचार में रखना, यही उम्मीद रखना दूसरी बार प्रचार में। हाँ, आप विधायक साहब बोला वो तुमको कबूल है? कबूल नहीं, मैंने पैसे खाए हैं। मैं जनता का बोलने का अधिकार पूरा है, जनता को गाली देने का अधिकार है। देते हैं, गाली देते हैं। अगर हमारा विधायक कुछ नहीं करेगा, जनता गाली देगी। 3 केस हो गया, एक आज फर्स्ट केस नहीं है, 3 केस हो गया। सब 3 में जाओ। तो क्यों नहीं लगा यहाँ पे? मेरे खिलाफ लगाओ, गाली दो। यहाँ पे हमने बोला दुकान से ढाबे तक ब्रेकर लगवाओ, तो 3 महीने पहले जब ये घटना हुई तो क्यों नहीं लगा ब्रेकर? अब इसी को लेकर के दोस्तों इंद्रेश मालिखुरी लिखते हैं जिस जनता ने चुनाव जिता करके विधायक बनाया, चुनाव के वक्त जिस जनता के सामने हाथ जोड़कर पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते हैं, चुनाव न हो तो उसी जनता को धमका रहे हैं। विधायक जी कि तुम्हारे दम में नहीं हूं मैं विधायक, ये साफ तौर पर दम से नहीं हूं मैं विधायक। ये जनता के लिए ये व्यक्ति, प्रदीप नाम का ये व्यक्ति, भरत चौधरी नाम का ये व्यक्ति कह रहा है। दोस्तों इसी को लेकर के लिखा गया आगे कि गजब सत्ता का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है, इसलिए जनता को ही कह रहे हैं कि तुम्हारे दम से नहीं हूं विधायक। ये रुद्रप्रयाग के भाजपाई विधायक श्रीमान भरत चौधरी जी हैं। रुद्रप्रयाग के पास तिलड़ी में एक भीषण दुर्घटना के बाद जब महिलाओं ने लगातार होती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के इनके सामने आक्रोश प्रकट किया तो विधायक जी कुछ ज्यादा ही गर्मी खा बैठे। ये बात दोस्तों कही गई है।
उधर दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरीके से विधायक भाजपाई जो है दौड़ाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, उसका एक वीडियो सामने आया। किस तरीके से उनका बहिष्कार किया जा रहा है वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये दिलीप जायसवाल हैं। दिलीप जायसवाल आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप देखिए क्या कुछ कहा गया। तो इस तरीके से दोस्तों प्रदीप जायसवाल को जो है जनता ने खदेड़ दिया, भगा दिया। ये वोट मांगने गए थे। उधर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने आप को ईमानदार सरकार कहती है, अपने आप को क्राइम कंट्रोल वाली सरकार कहती है, लेकिन इसी क्राइम कंट्रोल और ईमानदार सरकार के करप्शन का एक पुलिंदा सामने आया है। एक ऐसा पुलिंदा जिसमें यह पता चला कि जो सचिवालय में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 186 पदों पर भर्तियां निकाली थीं, उसमें दोस्तों हर 5वां व्यक्ति जो भर्ती हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या उनके परिजनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। इस तरीके की घटनाएं दोस्तों सामने आ रही लगातार। और इसको ये देखिए, ये खबर देखिए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद भर्ती की सीबीआई जांच का आदेश निरस्त। एनबीटी की खबर है, यूपी विधानसभा में वीवीआईपी के रिश्तेदारों की हुई भर्ती, हाईकोर्ट ने कहा। तो ये चौंकाने वाला घोटाला दोस्तों हाईकोर्ट ने कहा था। अब इसको लेकर के हाईकोर्ट के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है योगी आदित्यनाथ अपना भ्रष्टाचार की सरकार अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए। रिजकी यादव लिखते हैं कि सचिवालय में 186 पदों पर भर्ती हुई, पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको निरस्त करके सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, क्योंकि इसमें हर 5वां भाजपा नेताओं के परिजनों से मिला था। योगी जी सुप्रीम कोर्ट गए, वहां सीबीआई जांच रुकवा लाए और सवर्णों को स्वर्णिम नौकरी दिलवा दी। खैर छोड़ो ओबीसी दलितों, ये बताओ कि कांग्रेस को विकास नहीं बुर्का चाहिए वाला बयान कैसा लगा? इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कैसे मुद्दों से भटका करके अपने भ्रष्टाचार को छिपा करके जनता को हिंदू मुसलमान में भरमाए हुए है, किस तरीके से उनको फंसाए हुए है। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के क्राइम कंट्रोल की भी पोल देख लेते हैं कैसे खुल रही है। किस तरीके से यूपी की पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर रही है, उसका एक जीता जागता उदाहरण मिला बीते दिनों उत्तर प्रदेश से। जरा ये खबर देखिए। हाथरस पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ की, बेगुनाह को अपराधी बना दिया और कोर्ट ने रिहा किया। और अपराधी क्या बना दिया? टांग पर गोली मार दी उसको। इसी को लेकर के वरिष्ठ पत्रकार ममता त्रिपाठी लिखती है कि यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा की असल हकीकत इस मामले से सामने आई है। हाथरस में व्यापारी अमित अग्रवाल के यहां हुई लूट केस को खोलने की इतनी जल्दी थी कि पुलिस को 2 बेकसूर लोगों को घर से उठा करके टांग में गोली मारकर गुडवर्क की वाहवाही लूट ली। बहराइच कोर्ट में सच सामने आ गया। ओमवीर और सोनू कोर्ट के आदेश पर छोड़ दिए गए, लेकिन इस केस ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि पीतल भरने की तेजी से कितने मासूम परिवार तबाह हो गए हैं और आगे कितने होते रहेंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी फर्जी एनकाउंटर्स पर सवाल उठा चुकी है। मंगेश यादव एनकाउंटर केस आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के जौनपुर का, किस तरीके से सुल्तानपुर डकैती कांड में फर्जी एनकाउंटर किया था, ऐसा समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए थे। अब दोस्तों एक और खबर आपको बताता हूं। अमित शाह, जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही आपने देखा होगा कि बांग्लादेश और घुसपैठियों का और रोहिंग्याओं का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उछालने लगती है। बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह से अंजना ओम कश्यप ने इसी को लेकर के एक सवाल पूछा। अंजना ओम कश्यप ने पूछा कि घुसपैठियों को कहां भेजेंगे। अमित शाह इस पर कहते हैं कि कहां भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, आप ढूंढती रहना। और ढूंढता हर कोई रहेगा, क्योंकि सच ये है कि जितने घुसपैठियों को पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकार ने वापस भेजा, उतने पिछले 11-12 सालों की सरकार में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। सुन लीजिए ये वार्तालाप, घमंड से भरा हुआ देश के गृह मंत्री का ये बयान सुनिए जरा। कैसे सख्त कार्रवाई करेंगे कि भाई नहीं ये इतने घुसपैठी, अब तो हम इनको अवैध घुसपैठियों को बाहर भेजेंगे? हम सबसे पहले इनकी पहचान करेंगे, फिर मतदाता सूची से इसको डिलीट करेंगे और फिर डिपोर्ट करेंगे। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट जो आप कहते हैं, ये हमारा पार्टी का तय एजेंडा है और इसमें किसी को कंफ्यूजन रखने की जरूरत। बांग्लादेश वापस भेजेंगे उनको? कहां भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, आप देखते रहना, ढूंढते भी रहना। उधर दोस्तों राहुल गांधी की छवि को किस तरीके से बर्बाद किया गया, तबाह कर दिया गया, उसको लेकर के
लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी जब पटना में युवाओं से बात कर रहे थे तो युवाओं ने राहुल गांधी को लेकर के क्या कहा और कैसे राहुल गांधी की छवि को बर्बाद किया गया उस पर क्या कहा युवाओं ने। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था स्पेसिफिक, ओपन एंडेड क्वेश्चन था सौरभ द्विवेदी का, और उस पर जिस युवा ने कहा वो आपको सुनना चाहिए। सुनिए जरा। सर अगर उनको देखा जाए तो वो एक बहुत ही, मुझे लगता है सर कि वो बहुत ही कायदे से कम बोलने वाले इंसान है। उन्होंने अपने आलोचनाओं को बहुत अच्छी तरीके से झेला है सर, और जो राजनीति में आलोचनाओं को झेल नहीं सकता है वो एक अच्छा राजनेता कभी नहीं बन सकता है सर। भले ही 100 बातें एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से उनके बारे में बुरी बुरी फैलाई गई हो, पर सर सौरभ सर आप भी इस बात से शायद इत्तेफाक रखते हो, उनका माइंडसेट बहुत सही है सर, वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। बट जो ये सोशल मीडिया में प्रोपोगेंडा जो चलाया गया है कुछ सेल बना करके कुछ पार्टियों के द्वारा, जिसके कारण उनका जो छवि है वो धूमिल हुआ है। उधर राहुल गांधी को लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस के नाम की सुपारी किलर, एक तरीके से ऐसा दावा किया जाता है कि सुपारी लेकर के गोदी मीडिया के पत्रकार बैठे हैं और उन्हीं में से एक है रूबिका लियाकत। रूबिका लियाकत किस तरीके से अपनी गुंडई के लिए जानी जाती हैं, लठैती के लिए जानी जाती हैं स्टूडियो में, ये देख लीजिए। इनके चाल चरित्र और चेहरे से कहीं से भी अगर आपको लग जाएगा कि ये पत्रकार हैं तो आप कह दीजिए, देख लीजिए। और तमाम सारे लोग ये बात रूबिका लियाकत के लिए और इन जैसे गोदी पत्रकारों के लिए लिखते हैं। देखिए जरा। सरकार में कौन है सर? आप लोग क्या कर रहे हैं? हाथ बांध कर पॉपकॉर्न जो है वो अभिजीत अय्यर जी अक्सर अपने हाथ में पॉपकॉर्न रखते हैं जब कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहे होते, तो आप लोग क्या वो वाला पॉपकॉर्न खा रहे हैं? अगर राहुल गांधी इतने खतरनाक तरीके से कुछ कर रहे हैं, कमेंट्स करने पहले 5 बार सोचिएगा। अच्छा क्या कर लेंगे आप? भाषा जो है अपने पास रखिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर शर्मा, क्या कर लेंगे आप? क्या देश को क्या कह रही है? देश के लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बीते दिनों जो पूरन कुमार केस हुआ उसमें एक नया खुलासा सामने आया है। बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार और डीजीपी शत्रुजीत कपूर की पुलिस ने अपने ही एक आईजी को, अपने ही आईपीएस ऑफिसर को 5 दिन तक अवैध तरीके से हिरासत में रखा और उसके सबूत भी मिटाए। ये जरा ट्वीट देखिए, सौरभ शुक्ला, रेड माइक वाले सौरभ शुक्ला ने ट्वीट किया और भास्कर की रिपोर्ट ने बाकायदा इसको इन्वेस्टिगेट किया। उसी का स्क्रीनशॉट लेते हुए उन्होंने ट्वीट किया और बताया कि आईपीएस पूरन कुमार केस में नया मोड़ सामने आया। आईपीएस पूरन सिंह 5 दिन तक करीब करीब किडनैप रहे। ये किडनैपिंग पुलिस के हाथों हुई। पुलिस ने शराब व्यापारियों से वसूली के आरोप में पूछताछ के लिए उनको उठाया और ह्यूमिलिएट किया, गुनाह कबूल कराने का दबाव डाला। फिर पुलिस ने इस गैर कानूनी हिरासत के सबूत भी मिटा दिए। थाने में उन 5 दिनों के सीसीटीवी फुटेज भी आज गायब है। पूरन को इस दौरान न किसी से मिलने दिया गया और न किसी से बात करने दी गई। कोई नहीं जानता है कि उन्हें कहां रखा गया था। तो इस तरीके से ये कांड हो रहा। अब इन तमाम सारे खुलासों से एक बात सच साबित हो रही है कि दरअसल पूरन कुमार केस में मामला सिर्फ पुलिस या ब्यूरोक्रेसी तक सीमित नहीं है, इसके पीछे बड़े नेताओं का हाथ हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।